Good morning, dear students. As till the time we have discussed number of preparation method for the formation of haloalkanes, in which we have discussed from hydrocarbon and from alcohols. In hydrocarbons we have discussed two methods, by halogenation of alkanes and by reaction of halogen acid to the alkene. And in alcohols we have discussed three cases. The first one is by halogen acids, by reacting to the alcohol with halogen acids. Next one is from SOCl2 यानी thionyl chloride or sulfonyl chloride. And the third one is phosphorus halides, means phosphorus trihalide and phosphorus pentahalides. So now continue with the next preparation method in the category by halide exchange or by exchange of halogen. So here we are having three methods. First one is the Finkelstein reaction. These all the three are name reactions, are very important, being asked in the examination as per its name. तो name reaction को आपको बहुत ज़्यादा focus करना है, ध्यान में रखना है. So first method is Finkelstein reaction. Finkelstein reaction is basically used to form alkyl iodide. इससे हम क्या बनाते हैं? alkyl iodide बनाते हैं. और क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं हेलोजन एक्सचेंज में, यानी एक रिएक्टेंट हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें एक रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड ही लेना पड़ेगा. एंड द एल्काइल हैलाइड वुड बी आइदर RCl और RBr. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में C2H5Cl लिया है, यही रिएक्शन को आप C2H5Br से भी करेंगे. एंड फॉर दैट वी आर टू टेक द नेक्स्ट रिएजेंट एट सोडियम आयोडाइड. दूसरा रिएजेंट आपको कौन लेना है? सोडियम आयोडाइड लेना है. द रिएक्शन इज टू बी टेकन प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल. मिथेनॉल या एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. एंड व्हाट विल हैपन एज पर नेम ऑफ द रिएक्शन इज एक्सचेंज ऑफ हैलाइड. हैलाइड्स का क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है. C2H5I फॉर्म होता है और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है. नाउ इन द सिमिलर मैनर अगर मैंने यहाँ C2H5Br लिया होगा तो यहाँ पर C2H5I बनेगा और NaBr बनेगा. Now let's see the feasibility of the reaction कि रिएक्शन कैसे हो रही है. उसका रीजन है because we have taken the acetone और मिथाइल अल्कोहल. तो इसकी फिजिबिलिटी का रीजन सॉलिबिलिटी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि NaI की सॉलिबिलिटी एसीटोन या अल्कोहल में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू NaCl एंड NaBr ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ Cl आयन एंड Br आयन इन कंपैरिजन टू I आयन. I आयन की जो है एफिनिटी बन जाती है, सॉलिबिलिटी होती है एसीटोन के अंदर, लेकिन इन कंपैरिजन टू Cl आयन और Br आयन की सॉलिबिलिटी इज वेरी लेस, और यू में से इट फॉर्म द प्रेसिपिटेट. NaCl और NaBr का प्रेसिपिटेट बन जाता है ड्यू टू लेस सॉलिबिलिटी इन एसीटोन, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाती है. जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम रिमूव करते चले जाएंगे. So you are to remember this point. NaCl and NaBr being less soluble in acetone or alcohol get precipitated and the equilibrium shift towards the forward direction. Now let's see the next Schwarz reaction. This is the method for the formation of alkyl fluoride. In the case we are to take the reagents as arsenic fluoride, cobalt fluoride, एंटीमनी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड. तो इस केस में हमें क्या फॉर्म करना है? एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म करना है. इन द स्टार्टिंग आई सेड यू के जो भी एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होते हैं वो क्वाइट एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में, क्योंकि दैट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर. ठीक है, तो हम जनरल इसको फॉर्म नहीं कर पाते हैं. बट व्हेन वी टेक दीज रिएजेंट्स, क्या खास बात है इन रिएजेंट्स में? दीज आर द मेटेलिक फ्लोराइड्स. फर्स्ट दैट यू मे बी एबल टू से. द नेक्स्ट थिंग इज कि ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और अगर हम इन रिएजेंट्स का यूज करते हैं तो जो फ्लोरोएल्केन हमारा बनता है उसको कंट्रोल्ड किया जा सकता है. दैट्स व्हाई इन रिएजेंट्स के थ्रू भी हम फ्लोरोएल्केन्स को बनाते हैं. सो व्हाट इज द रिएक्शन? अगेन आपको एक्सचेंज करना है, तो इसका मतलब एक पार्ट आपका एल्काइल हैलाइड ही होगा, दूसरा आपने इनमें से कोई सा भी रिएजेंट ले लिया. सपोज मैंने यहाँ AgF से एग्जांपल लिया है. सो द हेलोजन वुड बी एक्सचेंज, तो C2H5F फॉर्म हो जाएगा और AgBr का येलो PPT फॉर्म होगा, जिसको कि आप हटा के अलग करोगे, रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फेवर करेगी.
इन द सिमिलर मैनर हेयर ऑल्सो, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड के थ्रू, तो इस केस में भी क्या होगा, आपका F इधर आ जाएगा, यानी C2H5F और Hg2Cl2 का पीपीटी आपको मिल जाएगा, दैट यू आर टू सेपरेट आउट। अब नाउ व्हाट वी आर टू रिमेंबर इन द केस कि अगर हमारे पास जैम डाइहैलाइड होते हैं, जैम डाइहैलाइड यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं तो उसको हम जैम डाइहैलाइड कहते हैं। सो इन केस ऑफ 2-3 हेलोजन और सेम कार्बन एटम, हम किसको प्रेफर करते हैं, या तो कोबाल्ट फ्लोराइड को प्रेफर करते हैं या एंटीमनी फ्लोराइड को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज आप किसी का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज हंस-टिकर रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो द नेम रिएक्शन। सो इन द केस व्हाट वी आर टू डू, बेसिकली इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आपको सुन के लिखने हैं, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू आर टू रिमेंबर, ये रिएक्शन हमारी प्रेफर होती है इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। पहली चीज कि ये आप देखेंगे एल्काइल ब्रोमाइड के केस में होती है। सो इस केस में हमें क्या करना होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज टू बी रिएक्टेड विद ब्रोमीन in presence of CCl4 that works like a solvent। CCl4 की presence में ये reaction होती है and that both of them with CCl4 is being refluxed and what will happen, पहली चीज एक alkyl halide form होगा CH3CH2Br, दूसरा CO2 और तीसरा AgBr फॉर्म होता है। तो पहली चीज that you are to remember is कि ये एल्काइल ब्रोमाइड के केस में प्रेफरेबल होती है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर टू रिमेंबर, जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिग्रेडेशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था एल्केन के फॉर्मेशन में डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में एक कार्बन लेस होता है। सो इन दिस केस ऑल्सो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमें 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, क्योंकि CO2 अलग हो गया, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन लेस आएगा एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट एज CH3CH2Br। 3 की जगह 2 कार्बन आ रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म हो रहा है। दैट इज द अनदर थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होता है ईल्ड का, है ना, ऑर्डर ऑफ ईल्ड। सो यू फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और मैं इसको इरेज करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यू टेक द स्क्रीनशॉट। सो नाउ लेट्स सी, वैसे तो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आपको पॉइंट बताया दैट यील्ड ऑफ हेलो एल्केन, इस केस में जो यील्ड का ऑर्डर होता है दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। पहला पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये रिमेंबर रखेंगे। दूसरा, दिस इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन। थर्ड, प्रेफर्ड इन केस ऑफ ब्रोमीन। दैट थिंग्स यू आर टू रिमेंबर। ये 3 चीजें ध्यान में रखेंगे, यानी एक कार्बन लेस वाला आपका प्रोडक्ट मिलेगा, जो यील्ड होगी उसका ऑर्डर 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री होगा। देखिएगा, मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं जिससे समझेंगे। यहाँ पे मैं CH3CH2COOAg की जगह RCOOAg लिख दे रही हूँ। तो इसको अगर हम देखें तो इट मस्ट बी हैविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। Br2 जब रिएक्ट करता है तो Br2 ऑन हेटेरोलिसिस फॉर्म Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ठीक है। यानी हेटेरोलिसिस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉन्ड है वो टूटकर दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाए, तो जिसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज,
और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नाउ वी आर हैविंग दिस फैटी एसिड which form a intermediate by reacting with these Br ions. So Br negative जो है वो रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, AgBr फॉर्म करेगा, वन ऑफ द साइड प्रोडक्ट. एंड जो Br पॉजिटिव था वो क्या फॉर्म कर रहा है, Br पॉजिटिव जब यहाँ पर अटैक कर रहा है तो वी आर फॉर्मिंग RC डबल बॉन्ड OOBr. That would be the intermediate, that would be the hypobromide. Now hypobromide is not very stable, तो होमोलिसिस होगा और होमोलिसिस होकर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा एंड वी वुड बी गेटिंग टू फ्री रेडिकल्स. एक तो हमारा बनेगा Br फ्री रेडिकल और एक बन जाएगा हमारा RCOO फ्री रेडिकल. Now this RCOO free radical again going through the homolysis. होमोलिसिस में ये R और C के बॉन्ड बीच का बॉन्ड टूट जाएगा. मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है टू गेट स्टेबलाइज, तो उसके लिए चाहे वो किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करे या फिर टूटकर एक स्टेबल और एक अनस्टेबल फ्री रेडिकल बना दे. तो CO2 इज स्टेबल इन इटसेल्फ, तो एक CO2 बन गया, यानी हमारा दूसरा प्रोडक्ट आ गया. और तीसरा क्या हो गया हमारा, R फ्री रेडिकल मिला. ये R फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना देंगे, RBr फॉर्म करेंगे. तो दिस इज द मैकेनिज्म. तो बेसिकली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रेफर करता है. ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जैसे कि हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कि 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट हमारा प्रेफरेबल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, 1 डिग्री प्रोडक्ट वुड बी प्रेफरेबल. तो जो यील्ड ऑफ हेलो एल्केन होगी दैट वुड बी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री. सो दैट थिंग्स यू आर टू रिमेम्बर. नाउ लेट्स सी कि हम कह रहे हैं कि हम ब्रोमीन के केस में इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि Cl2 के केस में अगर ये रिएक्शन की जाती है तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी यील्ड बहुत पुअर होती है. और अगर हम I2 के केस में करते हैं ये रिएक्शन तो I2 के केस में हमारा क्या हो जाता है, एस्टर फॉर्म होता है. I2 के केस में जो यहाँ पर केस नजर आ रहा है, ब्रोमीन के केस में इसका रेशियो 1:1 रहता है और हमारा प्रोडक्ट ये मिलता है. लेकिन I2 के केस में जनरली क्या होता है, रेशियो हमारा 2:1 हो जाता है. यानी अगर मैंने ले लिया RCOO Ag that react with I2 with CCl4, then it would be there in 2:1 ratio and the product would be RCOOR. यानी यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, एस्टर मिल जाता है. The major product would be ester. So AgI would be formed and CO2. AgI would be formed in the case and we would be getting 2AgI and RCOO R in the case. तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ से यहाँ पे चेंज ये है कि अगर हम आयोडीन ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, एस्टर बन रहा है. और अगर हम ब्रोमीन ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, दैट इज एल्काइल हैलाइड दैट वी वांट. सो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन द केस, द मेन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन द केस इज कि हमारी जो यील्डिंग है वो उसका ऑर्डर रहता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. एंड अनदर इज दिस इज द डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें एक कार्बन जो है वो कम होता है. द नेक्स्ट इज दैट इज प्रेफर्ड इन केस ऑफ Br2 और उसका रीजन क्या है प्रेफरेंस का, दैट इन द केस ब्रोमीन के केस में 1:1 में रिएक्शन होती है. ठीक है, और यील्ड प्रॉपर होती है, जबकि अगर Cl2 लेते हैं यील्ड कम रहती है. और I2 के केस में हमारा एस्टर फॉर्म होता है, सिल्वर आयोडाइड फॉर्म होता है और CO2 फॉर्म होती है. सो दैट यू आर टू रिमेंबर. So like this I have taken all the important method of preparation. Some other methods are also there जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में हंस डिकर भी नहीं है, even though I have told you. तो most of the important reactions we have discussed.
नाउ लेट्स सी, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज नाउ, जिसमें आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट में डिस्कस करूंगी, दैट इज नेचर ऑफ RH बॉन्ड. ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव कॉपीड इट नाउ. So, अगर हम RH बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी आर एबल टू सी, यहाँ पे दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई होने की वजह से ये कैसा बॉन्ड बनाता है, पोलर बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्मिंग? पोलर बॉन्ड. पोलैरिटी आ जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ. इफ आई एम आस्किंग अबाउट द बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारा होना चाहिए सब, जब व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप हम क्या देखते हैं 17th ग्रुप में कि साइज जो है हमारा इंक्रीज करता चला जाता है. तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता चला जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए. तो इट मीन्स द ऑर्डर मस्ट बी RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl एंड ग्रेटर देन RF. सो दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. अब अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूं या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं, तो उस केस में क्या होगा? इसका उल्टा ऑर्डर हो जाना चाहिए. क्यों हो जाना चाहिए ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी वैसे ही डिसोसिएशन एनर्जी कम होती चली जाएगी. हमें पता है कि हमारी बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी. सो इसका ऑर्डर अब क्या हो जाएगा? RF की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन RCl, देन RBr, देन RI. So that would be the order of bond dissociation enthalpy. ठीक है. The next important thing is dipole moment. तो डाइपोल मोमेंट हमें मालूम है क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी, मीन्स चार्ज इंटू डिस्टेंस. सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस बात पर डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है. अब हमें ये भी मालूम है कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, यानी F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है. तो अगर हमारे चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, डिस्टेंस जो है उसमें लेस पार्टिसिपेट करती है, आप कह सकते हो, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. तो हम यहाँ पे बेसिकली मैग्नीट्यूड को लेके अगर बात करें तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए था? ऑर्डर होना चाहिए था हमारा ये सिमिलर ऑर्डर जाना चाहिए जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का है, यानी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट RF का होना चाहिए, फिर RCl, फिर RBr और फिर RI का डाइपोल मोमेंट होना चाहिए. लेकिन क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो डिस्टेंस को जब हम बात करते हैं तो F का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि RCl का डाइपोल मोमेंट RF के डाइपोल मोमेंट से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. एंड यू वुड बी गेटिंग द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट लाइक दिस, यानी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट RCl का होता है, फिर RF का, फिर RBr का और फिर RI का. सो व्हाइल मेकिंग नोट्स यू विल राइट डाउन द रीजन ऑल्सो. आपसे पूछा जाता है एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी में डाइपोल मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को आप ध्यान रखेंगे. डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होना तो चाहिए था RF, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, लेकिन F का साइज Cl की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल है. इसकी वजह से डिस्टेंस भी मैटर करती है और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो हमारा डिफरेंस आता है डाइपोल मोमेंट में उससे स्लाइटली लो रह जाता है RCl से RF का डाइपोल मोमेंट. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो ये एक आप अपना अलग से सेपरेट
नोट डाउन कर लीजिएगा. नाउ लेट्स कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट थिंग इज स्टेट एंड कलर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इस एल्काइल हैलाइड के लोअर मेंबर की बात करें, जैसे मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, सो दे ऑल आर गैसेस. उसके बाद के C18 तक के सारे मेंबर कौन हैं? दे आर लिक्विड एंड आफ्टरवर्ड दे आर सॉलिड्स. जो हायर मेंबर्स हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? सॉलिड, बाय ड्यू टू द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड ड्यू टू देयर वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके स्टेट में ये चेंज आता है. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कलर, तो बेसिकली अगर हम प्योर स्टेट में देखें तो ये सारे के सारे कैसे हैं? कलरलेस होते हैं. लेकिन व्हेन वी एक्सपोज्ड देम इन एयर, तो क्या होगा? एक्सपोज करते हैं तो ब्रोमाइड और आयोडाइड में जो है वो कलर आने लगता है. व्हाई? व्हेन वी एक्सपोज देम टू लाइट और एयर, तो क्या हो जाता है? जो हमारे आयोडाइड्स हैं वो I2 में और ब्रोमाइड्स Br2 में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वी नो दे आर कलर्ड इन नेचर. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर टू डिस्कस इज बॉइलिंग पॉइंट. अब हमें मालूम है बॉइलिंग पॉइंट की डिपेंडेंसी किस चीज पर बनती है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड में जो काम करता है वो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड व्हाट वी नो वेल कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग, टू देयर साइज, टू द मॉलिक्यूलर मास, यू में से, है ना. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हो गया, साइज हो गया और इस तरीके से सरफेस एरिया आ गया. ये सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी चीज पर डिपेंड करेगा. आई हैव टेकन सम ऑफ द एग्जांपल्स. यहाँ पे कुछ का ऑर्डर लिखा है मैंने. जैसे अगर मान लीजिए मैंने सेम कार्बन एटम ले लिए, यानी R सेम ले लिया, लेकिन हेलोजन ग्रुप डिफरेंट ले लिए, ठीक है. तो व्हाट वी नो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन हेलोजन ग्रुप द साइज इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता जाएगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती चली जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा. सो Ri वुड बी ग्रेटर देन Rbr, देन Rcl एंड देन Rf. इन द सिमिलर मैनर, अगर मैं यहाँ पर हेलाइड जो है अपना ग्रुप सेम रखती हूँ और अपनी एल्काइल चेन में चेंज करती हूँ, तो एज द एल्काइल चेन इंक्रीजेस, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, हमारी एल्काइल चेन इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारी बॉइलिंग पॉइंट या वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा. इसलिए जब मैंने चार जो यहाँ पर केस लिए हैं, दैट इज ब्यूटाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड. तो इन सारे केसेस में हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे चेन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जा रहा है. इन द सिमिलर मैनर, अगर मैंने नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ा दिए तो मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने की वजह से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाएगा. बट नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट